आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना यानी सेंसस 2027 के बारे में। देखिए, ये प्रक्रिया सिर्फ देश के लोगों की गिनती करने तक सीमित नहीं है। इसका कानूनी और आर्थिक असर बहुत बहुत बड़ा है। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि आखिर इसमें सटीक जानकारी देना इतना अनिवार्य क्यों कर दिया गया है। 3 सुनने में ये सिर्फ एक छोटा सा नंबर लगता है ना? लेकिन असल में ये उस अधिकतम जेल की सजा के सालों को दर्शाता है जो जनगणना के दौरान जानबूझकर गलत जानकारी देने पर किसी को भी मिल सकती है। जी हाँ, पूरे 3 साल की जेल। इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस डेटा की सच्चाई और सटीकता को लेकर कितनी ज्यादा सख्त है। इस प्रक्रिया का कानूनी ढांचा वाकई काफी कड़ा है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत इसमें भाग लेना कोई मर्जी की बात नहीं है, बल्कि ये 100% अनिवार्य है। अगर कोई गलत जानकारी देता है, सवालों के जवाब देने से मना करता है या अधिकारियों के काम में रुकावट डालता है, तो ये एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना, 3 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। मतलब इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इन कानूनी नियमों के अलावा एक और बहुत बड़ा खतरा आजकल तेजी से सामने आ रहा है। डिजिटल जनगणना की इस सुविधा के साथ साथ साइबर धोखाधड़ी और फर्जी लिंक्स का जाल भी बहुत बढ़ गया है। जालसाज क्या कर रहे हैं? वो व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए फर्जी लिंक भेजते हैं और लोगों का निजी और आर्थिक डेटा चुराने की कोशिश करते हैं। जनगणना के नाम पर ठगी का ये एक बिल्कुल नया तरीका बन चुका है। इसीलिए असली अधिकारियों और इन जालसाजों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। जो असली जनगणना अधिकारी होंगे वो सिर्फ 33 बुनियादी सवालों के जवाब मांगेंगे, जैसे कि घर किस तरह का है, पानी बिजली की सुविधा है या नहीं, या फिर वाहनों की जानकारी। इसके उलट जो ठग होते हैं वो हमेशा ओटीपी, बैंक खाते की डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड या सीधे पैसे की डिमांड करेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि असली जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और इसमें कभी भी कोई संवेदनशील वित्तीय जानकारी नहीं मांगी जाती। इन साइबर ठगों के जाल में फंसने का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है, ये कुछ हालिया मामलों से साफ हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विशाखापट्टनम में एक दंपत्ति ने करीब 1.5 करोड़ रुपए और बिलासपुर में एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गंवा दी। ठगों ने सरकारी अधिकारी बनकर इस सर्वे के नाम पर लोगों को लूटा। ये घटना एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि कभी भी अपनी वित्तीय जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाला खुद को जनगणना अधिकारी ही क्यों न बताए। खैर, साइबर खतरों से तो सावधान रहना ही है, लेकिन उन आम गलतियों का क्या जो लोग अक्सर अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर जनगणना के दौरान कर बैठते हैं। कई बार देखा गया है कि परिवार के कुछ सदस्यों, जैसे कि किराएदारों, विधवाओं या बेरोजगार सदस्यों की जानकारी ही छिपा ली जाती है। कुछ लोग तो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लालच में अपनी आय कम बता देते हैं या फिर पक्के मकान को कच्चा बता देते हैं। जानकारी छिपाना या गलत दर्ज कराना आजकल काफी आम हो गया है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि ये गलतियां सीधे तौर पर उन सरकारी योजनाओं को खतरे में डाल देती हैं जिनकी वास्तव में लोगों को जरूरत होती है। अगर जनसांख्यिकीय और आर्थिक डेटा गलत दर्ज हो गया तो प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन की सुविधा, आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मिलने वाली पेंशन जैसी अहम योजनाओं का लाभ अचानक से छिन सकता है, क्योंकि सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तो ये तय करती है कि किसे कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए कि ऑनलाइन स्वगणना यानी जो डिजिटल सेल्फ एन्यूमरेशन होता है, उसे करते समय किसी से कोई गलती हो गई हो, तो क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस स्थिति के लिए भी एक बहुत ही व्यवस्थित और एकदम स्पष्ट समाधान पहले से मौजूद है। गलत डेटा को ठीक करने का आधिकारिक तरीका बहुत ही सीधा सा है, जिसमें सिर्फ 3 आसान चरण हैं। पहला काम यह है कि ऑनलाइन स्वगणना पूरी होने पर जो सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी या SEID जनरेट होती है, उससे एकदम सुरक्षित रखना है। दूसरा, घर पर होने वाली फिजिकल विजिट का इंतजार करना है। और तीसरा, जब अधिकारी सत्यापन के लिए घर पर आएं तो बस उन्हें वो SEID बता देनी है ताकि वो गलती सुधारी जा सके। यहाँ एक चीज़ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जो डेटा ऑनलाइन सबमिट कर दिया गया है उससे हम खुद सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर एडिट या बदल नहीं सकते। 15 मई को ऑनलाइन चरण खत्म हो जाएगा और उसके बाद 16 मई से फील्ड एन्यूमरेटर घर घर आना शुरू करेंगे। बस उनके आने का इंतजार करना ही एकमात्र रास्ता है। इसीलिए उस SEID को सुरक्षित रखना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलती सुधारने की असली चाबी वही है।
जब वो आधिकारिक प्रगणक यानी एन्यूमरेटर घर आते हैं तो उनके पास सिस्टम का एक खास एक्सेस होता है। उसी SCID का इस्तेमाल करके वो अधिकारी या तो उस खास गलती को वहीं के वहीं ठीक कर सकते हैं या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो पूरे 33 सवालों वाले सर्वे को शुरुआत से दोबारा भर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद बस ये पक्का करना है कि जो आखिरी डेटा जमा हो वो 100% सटीक और प्रमाणिक हो। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है, क्या ये सारे सख्त नियम, कानून और जुर्माने सिर्फ आम जनता के लिए बनाए गए हैं या फिर जनगणना का काम कर रहे उन सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होते हैं? ये सोचना बहुत लाजमी है, खासकर तब जब लोगों के मन में डेटा की प्राइवेसी और अधिकारियों के बर्ताव को लेकर चिंताएं रहती हैं। तो इसका जवाब है कि जवाबदेही पूरी तरह से दोनों तरफ है। नियमों के मुताबिक जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अगर कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है, डेटा लीक करता है या रिकॉर्ड्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है तो उसे भी पूरे 3 साल तक की जेल हो सकती है। सरकार ने एकदम कड़े निर्देश दिए हैं कि अगर कोई अधिकारी जानबूझकर कोई अपमानजनक या गलत सवाल पूछता है तो वो भी इसी कड़ी सजा का हकदार होगा। इसके अलावा एक और बड़ा आश्वासन ये भी दिया गया है कि जो भी जनसांख्यिकी डेटा इकट्ठा किया जाएगा वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल रूप में हो रही इस जनगणना में सभी समुदायों की जातिगत गणना भी शामिल है, लेकिन नियम ये पक्का करते हैं कि किसी की भी ये निजी जानकारी ना तो कभी सार्वजनिक की जा सकती है और ना ही इसे किसी अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, इस पूरी प्रक्रिया, इसके सख्त नियमों, जुर्माने और सुधार के तरीकों को करीब से समझने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या हम सब अपने लाभों को सुरक्षित रखने और इस जनगणना 2027 में सुरक्षित और सटीक रूप से हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? सही जानकारी देना सिर्फ किसी जुर्माने से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि ये देश की सशक्त नीतियां बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।